स्वागत है आईए ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे किशोर न्याय अधिनियम के बारे में 2015 में जो प्रभाव में आया। वैसे तो ये पास हो गया था 2014 में, राष्ट्रपति की सिग्नेचर मिल चुका था दिसंबर में, लेकिन लागू कब हुआ? 15 जनवरी 2015। लागू डेट उस दिन से मानते हैं जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित होता है, मतलब ऑफिशियली पूरा पेपर के रूप में आ जाता है, तो उस दिन को बोलते, उस दिन से लागू होता है। तो 15 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ। इसका पूरा नाम क्या है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले इसके उद्देश्य। ये अधिनियम क्यों लाया गया था, क्या हो रहा था? जो छोड़ देखिए, जहां जहां पर किशोर लिखा रहेगा या बालक लिखा रहेगा, इसका मतलब वहां पर लड़के, मतलब वो बालक, वो बच्चा जो लड़का है उसके बारे में बात है, और जो लड़की है उसके बारे में भी बात है। यहाँ पर कहीं पर भी अलग से किशोरी करके नहीं लिखा रहेगा, तो कहीं पर भी किशोर लिखा है, कहीं पर भी बालक लिखा है, इसका मतलब वो लड़का लड़की दोनों से है उसका मतलब। ठीक है, तो आप देखते हैं उद्देश्य सबसे पहले तो ये लाया क्यों गया? बच्चों के साथ सही तरीके से, मतलब जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। ट्रीटमेंट मतलब दवाई ववाई नहीं भरूँ, ट्रीटमेंट मतलब उनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार उनके साथ नहीं हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था। और उनके आयु में जो चीज़ वो लोग को उपलब्ध होनी चाहिए, जो अधिकार उनको दिए गए हैं संविधान के द्वारा, वो सारी भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, मिल नहीं पा रही, तो उनको उनका न्याय दिलाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? जरूरतमंद, जो जरूरतमंद है, ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद हैं उन सबके लिए न्याय सुलभ करवाना, न्याय सुनिश्चित करवाना। ये सब चीज का परिभाषा देखेंगे डिटेल में और समझेंगे कि जरूरतमंद की श्रेणी में कौन कौन आएगा। ठीक है, और दूसरा, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए। देखिए क्या होता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, अगर वो कोई पुरुष है, कोई बड़ा, कोई वयस्क है, ठीक है, जो 18 प्लस का है, 18 कंप्लीट कर चुका है, तो अब वो किसी टाइप का अपराध करेगा तो उसके लिए कोई उसको माफी नहीं मिलेगी, उसको सीधा दंड मिलेगा कि जो भी वो काम किया रहेगा, जो भी अपराध किया रहेगा उसके हिसाब से उसको दंड मिलेगा। लेकिन अगर वही अपराध कोई बच्चा करता है, मतलब जो 18 से कम का है, तो उसको सजा तो मिलेगी उसको भी, लेकिन कुछ कम मात्रा में। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बच्चों से काम करवाते हैं गलत काम, या फिर कभी कभी क्या होता है बच्चे ही भटक जाते हैं, उनको मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, तो वो लोग गलत काम कर बैठते हैं। तो इस तरह के, तो वो जानबूझ के नहीं किया, उनका तो दिमाग है नहीं, ठीक है, वो उतने सक्षम नहीं कि इस चीज को समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत, तो गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे गलती, तो इनसे गलती हुई ना, विधि का उल्लंघन हुआ, लेकिन ये जानबूझ के नहीं किए क्योंकि इनको समझ नहीं था। तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों का भी संरक्षण करने का जिम्मेदारी किसका है? सरकार का है। तो उनके लिए भी है, और जो जरूरतमंद हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए, ये दो तरह के बच्चों के लिए। आप इसका इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री क्या है। एक आया था किशोर न्याय अधिनियम 1986। इस फील्ड में पहला एक अधिनियम आया था 1986 में, किशोर न्याय अधिनियम 1986 और 86। इसको भी कौन लाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आया, किशोर न्याय सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम सन 2000। ये आया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था। इसके बाद इसमें और क्या है, अलग अलग अधिनियम क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पर संशोधन की आवश्यकता है, कुछ कुछ रह क्या रहा होगा। तो अभी जो नया आया वो है किशोर न्याय अधिनियम, मतलब किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, जो अभी लेटेस्ट में है। ठीक है, तो टोटल इस बारे में कितने बार बन चुका है कानूनी प्रावधान? 3 बार, और ये तीसरा नंबर का कानून है। इसके बाद देखते हैं संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है कि बच्चों के लिए कुछ विकास कार्य किए जाएंगे। तो कौन कौन सा, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 15 का 3, 39 का 2, आर्टिकल नंबर 45 और 47, ये चारों का चारों आर्टिकल बच्चों के लिए, मतलब बच्चे लोग के विकास से रिलेटेड है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं परिभाषा में आते हैं। परिभाषा जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, कौन से धारा में रहता है? धारा नंबर 2 में। धारा नंबर 1 में क्या रहता है? पूरा नाम। धारा नंबर 2 में रहता है परिभाषा। तो इसमें बहुत सारे, इस एक्ट में जो जो
टर्म्स यूज किए जाएंगे उसके बारे में परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक की श्रेणी में कौन कौन आएगा? सबसे पहली बात जैविक माता पिता। जैविक एक होता है जैविक माता पिता, एक होता है दत्तक माता पिता। तो जैविक माता पिता मतलब जो डायरेक्टली जो जिसके साथ ब्लड रिलेशन है, कोई बच्चा है उसके जो असली माता पिता हैं जिन्होंने उन्हें उसको जन्म दिया है, तो वो क्या कहलाएंगे? जैविक माता पिता। और जो उनको दत्ता के रूप में जैसे गोद लेते हैं ना, तो वो गोद लेने वाले माता पिता क्या बोलते हैं? दत्तक ग्राही या दत्तक माता पिता ये बोलते हैं। तो परित्यक्त बालक क्या होगा? जिसके जैविक माता पिता उसको छोड़ दिए हैं, उसके दत्तक ग्राही जो हैं या तो दत्तक ग्राही नहीं है या फिर अगर हैं तो वो भी छोड़ चुके हैं। और ऐसा एक, क्योंकि अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो एक समिति का गठन किया जाता है। वो समिति डिसाइड करती है कि ये जो बोला जा रहा है कि वो बालक परित्यक्त है वो सही है कि नहीं। मतलब ये समिति डिसाइड करेगी कि उसको सच में छोड़ दिया गया है उसके जैविक माता पिता द्वारा और दत्तक ग्राही माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया। ये चीज को कौन बताता है? ये समिति डिसाइड करेगा, जांच करेगा पूरी तरह से। उसके बाद ये जो बोल दिया वही माना जाएगा। इसके बाद फिर दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण मतलब जो जैसे बच्चा अडॉप्ट करते हैं वही है दत्तक ग्रहण। अब इस एक्ट में बालक किसको बोला जाएगा? ऐसी हर वो लड़की जिसकी एज 18 से कम है, वो सारे के सारे किसके श्रेणी में आएंगे? बालक की श्रेणी में। अब बाल गृह कौन बना सकता है? पहली बात देख लेते हैं बाल गृह कहाँ क्या, अच्छा ये अलग चीज है। बाल गृह देखते हैं, बाल गृह में की स्थापना कौन कर सकता है? पहली बात तो राज्य सरकार स्थापित कर सकता है, एनजीओ स्थापित कर सकता है। मतलब एनजीओ कोई हो सकता है, कोई एनजीओ ऐसा हो जो बच्चों से रिलेटेड कार्य करता हो, मतलब बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करता हो, ऐसा कोई एनजीओ हो सकता है। तो वो एनजीओ अगर स्थापित किया तो, या कोई स्वैच्छिक रूप से कोई ऐसा यूनिट चलाना चाहता है, ऐसा कोई समाज कल्याण के लिए कार्य करती है। क्या है समाज कल्याण का ही कार्य है, बच्चों का भी कल्याण क्या है? समाज कल्याण का कार्य है। तो अगर कोई हो सकता है जो अपनी स्वेच्छा से बच्चों के विकास के लिए काम करना चाहता है, तो ऐसे ये तीनों स्थापित कर सकते हैं। ध्यान देंगे कहीं पर भी लिखा नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, पूरे एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है। मतलब अगर ऑप्शन में दे दिया आपको ये 4 ऑप्शन A, B, C और D कि इनमें से कौन सा निकाय बाल गृह की स्थापना नहीं कर सकता, तो आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार, क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा है। हो सकता है केंद्र सरकार पैसा दे उस चीज के लिए, लेकिन ये स्थापना नहीं कर सकता। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं बाल न्यायालय। बाल न्यायालय क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम एक अधिनियम है जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में ये आया था ये अधिनियम। तो इस एक्ट के अंडर अगर कोई किसी न्यायालय की स्थापना की गई है तो वो, और बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इन दोनों एक्ट के अंडर न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया। तो इनके अंदर अगर किसी भी टाइप का न्यायालय स्थापित किया गया तो वो क्या कहलाएगा? बाल न्यायालय। अब अगला आते हैं देखरेख संस्था। अब ये क्या है? एक्ट क्या है? देखरेख के लिए, बच्चों के देखरेख के लिए तो संस्था का स्थापना किया जाएगा। तो क्या कौन सी होगी ये संस्था? बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी और भी 2-4 और भी हैं। नोट्स में ये सारी चीज, मतलब इनके और भी एजेंसीज हैं, संस्था है, उन सबके नाम राइट डाउन किया गया है। तो उसमें से आप लोग और देख लेंगे। तो ये सब क्या है? यहाँ देख रेख किया जाएगा बच्चों का। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है किसी क्षेत्र में बाल गृह हो सकता है किसी क्षेत्र में संप्रेक्षण गृह हो। जरूरी नहीं कि हर जगह ये सारे के सारे अवेलेबल रहे, लेकिन इनमें से कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो अगर बच्चों को न्याय दिलाना है तो इनमें से किसी में भी भेजा जा सकता है, ऐसा है। अगला आते हैं देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक।
अब कौन से बालक को डालेंगे देख रेख की श्रेणी में, ये कैसे पता चलेगा? तो उसमें नियम बता देंगे कि अगर इनमें से अगर कोई किसी बच्चे में कोई सा भी बच्चा है उसमें वो इनमें से किसी एक चीज को भी परिपूर्ण कर रहा है, इन सब बातों में से एक को भी परिपूर्ण कर रहा है या फिर एक से ज्यादा को परिपूर्ण कर रहा है, तो उसको आवश्यकता वाला बालक माना जाएगा। अब कौन कौन है? ऐसा ऐसा बालक है जिसके पास निवास स्थल नहीं है, जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है, उसको माना जाएगा। श्रम विधियों का उल्लंघन किया है अगर कोई बालक, ठीक है। श्रम विधियां क्या है? श्रम विधियां, बच्चे लोग को श्रमिक नहीं बनाना है। तो पहले क्या हो रहा था, बच्चों को श्रमिक बना दिया जाता था क्योंकि वो सस्ते होते थे, उन लोग को ज्यादा सैलरी देना नहीं पड़ता था, तो बच्चे लोग का बहुत ज्यादा मतलब नियोजन किया जाता था, काम में लगा दिए फैक्ट्री में ये सब। तो उसके लिए फिर एक अधिनियम आया, श्रम मतलब बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो उसका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उसका उल्लंघन कर रहा है, तो वो भी आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आएगा। फिर आते हैं भीख, अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो भी आएगा श्रेणी में। क्षति, अगर किसी बच्चे को क्षति पहुंचाई गई है, देखिए क्षति कौन कौन पहुंचा सकता है? दो तरह के लोग, एक तो वो जो उसका संरक्षण करता है, जिसके संरक्षण में वो रह रहा है, और दूसरे वो, एक तो संरक्षण, जो संरक्षण कर रहा है वो लोग का संरक्षण करता, और जो संरक्षण करता नहीं है वो भी। अगर कोई रैंडमली अगर कोई पर्सन आके उसका हनन कर रहा है, उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो भी, ये दोनों के ही केस में अगर वो दोनों में से कोई भी क्षति पहुंचा रहे हैं किसी बच्चे को, उसका शोषण कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या तो कर रहे हैं या फिर हो सकता है भविष्य में ऐसा करें, ऐसी संभावना हो, तो वो बालक भी आएगा आवश्यकता की श्रेणी में। मानसिक रूप से बीमार हो, शारीरिक रूप से बीमार हो, शारीरिक का तो मतलब ऐसा क्लासीफाई नहीं किया गया, इसलिए ध्यान रखेंगे, मानसिक बीमार को लिया गया श्रेणी में। फिर आते हैं संरक्षक, अगर कोई भी संरक्षक है, जो भी बच्चा है वो किसी पर्सन के संरक्षण में रह रहा है, लेकिन वो संरक्षक जो है उसको पालने पोषण, उसका पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है या अक्षम है। सक्षम का उल्टा क्या होता है? अक्षम होता है। तो अगर कोई संरक्षक जो है अक्षम है किसी बच्चे को पालने के लिए, तो वो बच्चा भी आ जाएगा इस कैटेगरी में। अगर कोई गुमशुदा हो गया, कोई बच्चा गुमशुदा है, अपने घर से बाहर है, मतलब गुम गया है, गुमशुदा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई गुमशुदा है तो वो भी इस श्रेणी में आएगा। आयु पूर्व विवाह का अगर जोखिम है, ये जनरली होता है लड़कियों के साथ। अगर कोई लड़की ऐसी है, लड़की के केस में देख लेते हैं, लड़कों के केस में बहुत रेयरली होता है, इसलिए, लेकिन दोनों में ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि लड़कों में नहीं हो सकता। अगर कोई लड़की ऐसी है, कोई बच्ची ऐसी है जिसको डाउट है कि, या जिसके लिए डाउट है कि उसका आयु से पूर्व विवाह कर दिया जाएगा, मतलब 18 वर्ष की हुई नहीं है, उससे पहले उसका विवाह कर दिया जाएगा, ऐसा उसको जोखिम है, तो वो भी आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आएगी। अब कोई देखिए क्या होता है, कभी कभी दंगा हो जाता है, दंगा फसाद, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो ऐसे टाइम पे इनसे जो परेशान हुए रहेंगे बालक, ऐसे सारे बच्चे इस श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। अगला आते हैं किशोर। किशोर किसको बोलेंगे? देखिए जैसे बालक को भी 18, देखिए बालक और किशोर दोनों बोला जा सकता है 18 से कम वाले को। उसके बाद फिर आते हैं अपराध की। अपराध की 3 श्रेणियां बताई गई है इसमें, एक है छोटे अपराध, एक है गंभीर अपराध, एक है जघन्य अपराध। इसको क्लासिफाई करेगा जज। अगर कोई बच्चा, कोई बालक ऐसा है जिसको किसी कृत्य के लिए 3 साल से कम की सजा हुई है, तो वो अपराध किस में आएगा? छोटे अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर 3 से 7 साल के बीच की सजा है तो गंभीर अपराध में आएगा, और अगर 7 या 7 से ज्यादा साल की अगर सजा दी गई है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में डाल देते हैं। इसके बाद आते हैं भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगने के लिए जो भी, मतलब इसको क्लासिफाई करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिंपल नहीं, जैसे मतलब सिर्फ भीख मांग रहा है तो उसको भी क्लासिफाई कर देंगे कि भिखारी है, ऐसा करके, ऐसा नहीं है। इसमें एक और भी कंडीशन आता है, अगर जो भी बच्चा है वो भीख मांग रहा है, तो वो भी भीख मतलब कुछ मांग रहा है खाने के लिए या फिर पैसे मांग रहा है, तो वो सारा का सारा किस में क्लासिफाई होगा? भीख के श्रेणी में। एक चीज और, अंग विकार हो, मतलब
जो बॉडी का कोई पार्ट है वो विकृत हो, कहीं घाव लगा हो या किसी रोग से ग्रसित हो, ऐसा अगर कोई प्रदर्शित कर रहा है, हो चाहे ना हो वो अलग बात है, अगर इस प्रकार का प्रदर्शन भी कर रहा है तो वो भी किसमें आएगा, भीख मांगने की श्रेणी में आएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक्ट बोल रहा है, एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं धारा नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, देख रेख और संरक्षण का सिद्धांत दिया गया है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें से जो 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, निर्दोष होने की धारणा, मतलब कोई भी व्यक्ति जब तक डिसाइड नहीं किया, मतलब जब तक प्रूफ ना हो जाए कि उसने गलती की है, तब तक उसको निर्दोष समझा जाएगा। इसके बाद आता है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, मतलब व्यक्ति की गरिमा बनाए रखनी है और उसकी योग्यता का कभी भी, मतलब उसकी योग्यता को कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना है, तो ये भी एक सिद्धांत है। दूसरा अगला है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत मतलब उसको कोऑपरेट करना है, ऐसा नहीं कि वो दोषी है, हम लोग को बस सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन मिला है कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया है, प्रूफ नहीं हुआ है तो पहले से ही उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, सहभागिता के साथ काम करेंगे उसके साथ, सर्वोत्तम हित। अब बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेटर क्या होगा, घटना हो गई, जो भी होना था कार्रवाई हो गई, कार्रवाई के बाद भी अगर उसके लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो रास्ता सबसे ज्यादा बेस्ट है, सिर्फ उसी को चुना जाएगा। इसके बाद क्षमता और भेदभाव नहीं करने, मतलब किसी क्या क्षमता है, जैसे अगर कोई बहुत पैसे वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है तो उसके साथ अलग व्यवहार, और जो एकदम गरीब है उसके साथ अलग व्यवहार, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत। एकांतता और गोपनीयता मतलब अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे ने कोई जो भी अपराध किया है, कोई बच्चा है, कोई रमेश है, मान लो ये रमेश है, उसने ही कोई कार्य किया है, लेकिन इसकी गोपनीयता की, मतलब इसको, इसके आइडेंटिफिकेशन को गोपनीय रखा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि बताया जाएगा कि हाँ यही वो पर्सन है जिसने ऐसा ऐसा काम किया था, उसका गोपनीयता रखा जाएगा। उसका आता है नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय मतलब होता है नेचुरल जस्टिस। तो जस्टिस का जो 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 एक नेचुरल सिद्धांत है जो सबके ऊपर लागू होता है, वो इनके ऊपर भी लागू होगा, किसी के साथ भी असमानता वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आते हैं जो धारा नंबर 4 है, उसमें क्या बताया है, किशोर न्याय बोर्ड के बारे में। अब न्याय बोर्ड नाम से स्पष्ट है, ये जुडिशियरी से संबंधित है, तो एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो सारे जितने भी टाइप के केसेस होंगे, जो भी मैटर होंगे, उन सबसे रिलेटेड कार्यवाही करेंगे, तो उसको बोलेंगे किशोर न्याय बोर्ड। इसका गठन कौन करेगा, राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में एक, या फिर अगर कोई जिला बहुत बड़ा है या फिर उसके अलग अलग हिस्से में इस टाइप की घटनाएं घटित हो रही है, तो एक या एक से अधिक न्याय बोर्डों की गठन किया जा सकता है। अब इसमें कौन रहेगा, जो मेन न्यायाधीश रहेगा, कौन रहेगा, महानगर मजिस्ट्रेट रहेगा या फिर फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट ऑफिसर रहेगा। इसका अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए इसी फील्ड में, इसी फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव होगा तभी उसको लिया जाएगा। और इसमें और कौन शामिल होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के लिए कुछ कुछ काम करते रहते हैं ना, सोशल वर्कर्स, ऐसे 2 सोशल वर्कर्स इसमें ऐड होंगे, जिनमें से अभी देखो इनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने भी हो सकते हैं, हो सकते दोनों महिला हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। 2 पुरुष अगर 2 सामाजिक कार्यकर्ता दोनों ही पुरुष हैं तो ऐसा नहीं बन सकता, एक तो महिला होनी ही चाहिए। इसके बाद आते हैं विधि का उल्लंघन करने वालों के लिए प्रक्रिया। अगर देखिए कोई बच्चा है जिसने विधि का उल्लंघन किया है, जो आवश्यकता वाला बालक है वो तो है, वो अलग चीज है। अब किसी ने कोई मतलब कोई अपराध ही कर दिया है, विधि के अनुरूप नहीं है, विधि के अगेंस्ट में, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा उसके बारे में। सबसे पहले तो इनको नॉर्मल जो पुलिस वाले रहेंगे वो लोग इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। कौन करेगा, इसके लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और दूसरा विशेष पुलिस बल। इन दोनों के सिवाय कोई और अगर इनको अरेस्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता, इनकी जरूरत पड़ेगी। या फिर अगर सर्च वारंट लेके निकले हैं, अगर पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने घर में ही है तो उसको लेने के लिए जाएंगे तो वारंट के साथ जाएंगे, तो उसके साथ में इन दोनों में से एक ऑफिसर तो रहेगा ही। अब इसके बाद
गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद फिर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट जो भी डिसीजन लेता है, जैसा भी बोलता है, क्योंकि पहले बार में पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, तो वो सबसे पहले तो रजिस्टर करता है मामला क्या है कैसा है, ये सब चीज़ को देखते हैं। तो उसके बाद कई सारे केसेस क्या होते हैं जिसमें जो संगीन अपराध रहते हैं तो उसमें सीधा जेल में डालने बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है, मतलब 18 से कम का है, किशोर है या बालक है, तो उसको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसको जेल में डाला जाएगा, उसको भेज देंगे बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह में अलग से ऐसे बच्चे लोग के लिए अलग से रूम रहता है, अलॉटेड रहता है। तो या तो बाल सुधार गृह या फिर इसके ही सब्सिडरी और बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो उनमें से किसी एक में भेजा जाएगा। और अगर वो फरार हो जाते हैं, डिसीजन आ गया, ठीक है, बाल सुधार गृह में भेज दिए, उसको रहना है, मान लो अगर 4 महीने का वो लोग को मिला है सज़ा, कुछ ऐसा काम करके 4 साल का सज़ा, 4 महीने का सज़ा मिला है, और अगर वहाँ से वो फिर से भाग जाता है तो इस बार भी उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, मारा पीटा कहीं पर भी नहीं जाएगा, बच्चा है ना, इसलिए कहीं पर भी मारा पीटा नहीं जाएगा, उसको सीधा ला के वापस से सुधार गृह में डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसा रहता है केसेस जो वारंट रहता है, 2 टाइप का होता है, एक जमानती होता है, एक गैर जमानती होता है। तो जमानती वाला क्या है, जिसमें जमानत मिल जाता है उसको बोलते हैं जमानती, और जिसमें जमानत नहीं मिल पाता है, ऐसा अगर कोई केस है तो उसको बोलते हैं गैर जमानती केस। तो जमानती हो चाहे गैर जमानती हो, बच्चे को आज़ाद ही रखा जाएगा, मतलब उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। उसके लिए सबका सब क्या है, जमानती है, किसी भी टाइप का अपराध है सब जमानती है। और उसके लिए अगर उसका जमानत कराने जा रहे हैं, तो अगर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर भी 2 केसेस हैं, इसका जो संरक्षण करता है, जो भी जिसके भी संरक्षण में रह रहा है वो बच्चा, अगर वो उस चीज़ को उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम अपने घर में इसको सुधार के रख सकते हैं, ऐसा करके रखे चाहे ना रखे, डिसीजन नहीं आया ना अभी, तो अभी वो रहेगा, वो अपने संरक्षणकर्ता के घर में, अपने संरक्षणकर्ता के पास में। और अगर संरक्षणकर्ता बोल देते हैं कि नहीं ये बहुत बदमाश बच्चा है, हम लोग इसको नहीं रख सकते, तो कहाँ जाएगा, सीधा बाल सुधार गृह। देखिए बाल सुधार गृह एक टाइप का जेल है, लेकिन वहाँ पूरे जेल टाइप का ट्रीटमेंट नहीं होता, और इसमें भी क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग रखा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आते हैं जघन्य अपराध। अगर कोई बच्चा जो है, कोई बालक है जो जघन्य अपराध किया है, और उसकी एज कहाँ से कहाँ तक है, 16 से 18 तक की है, 16 से कम तक की है तो उसमें ये चीज़ लागू नहीं होता, ठीक है, उसको सीधा सीधा ये वाला सिस्टम चलता है, फ्री करने वाला या फिर जैसा भी। लेकिन अगर 16 से 18 है तो सबसे पहले जज क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट रहेगा वो सबसे पहले उसको देखेगा, प्रथम दृष्टया निर्धारण करेगा। प्रथम दृष्टया निर्धारण मतलब पहली बार देख के जो उसको फीलिंग आएगा, जैसा भी, अगर कोई बच्चा कोई बालक ऐसा है जो एकदम कमजोर टाइप का है, तो ऐसा एक, क्योंकि अभी डिसीजन तो नहीं है, पहले बार में थोड़ा ना डिसीजन आएगा, तो पहले बार जब देखेगा तो फिर उसको सिर्फ उसको ये चीज बस समझता है कि ये हो सकता है कि इसी ने किया हो है, मतलब इसको इसी ने किया है कि नहीं किया है, ये उसी टाइम डिसाइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन निर्धारण किया जा सकता है कि शायद ये कर सकता है। अगर कोई बालक ऐसा है जो एकदम तगड़ा, एकदम बड़ो टाइप सा है, भले ही उसके इतना के अंदर है, लेकिन वो एकदम शक्तिशाली टाइप का फील हो रहा है, तो मतलब किया हो, ऐसा हो सकता है वो मर्डर किया हो किसी का, हो सकता है वो किसी का रेप किया हो या उसमें संलग्न रहा हो। तो वो फर्स्ट अपीयरेंस में ही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कौन, मजिस्ट्रेट, कि उसके साथ क्या किया जाएगा। तो अगर ऐसा लगता है जघन्य अपराध किया है, जघन्य अपराध का केस बना है उसके लिए, और फर्स्ट अपीयरेंस में उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तगड़ा आदमी है, ये हो सकता है कि ये किया हो, तो उस केस में क्या करेगा, इसको जेल में डाला जा सकता है, बाकी टाइम नहीं डाला जा सकता। मजिस्ट्रेट चाहेगा तो जेल में डाल देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं डालेगा। अगला आते हैं बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति का गठन कहाँ किया जाएगा, एक जिले में एक या एक से ज़्यादा की जरूरत हो रही है तो एक से ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, एक अध्यक्ष रहेगा, 4 सदस्य रहेंगे और एक सचिव, और इनमें से कम एक महिला तो होगी ही होगी, और अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव उन्हीं में से किया जाएगा जिनको कम से कम 7 वर्षीय अनुभव हो इस क्षेत्र में,
बालकों के ये जो कल्याण से रिलेटेड कार्य होते हैं उसमें कम से कम 7 वर्ष का अनुभव तो होना ही चाहिए। और इनका कार्यकाल कितना रहता है? 3 वर्ष का। तो हमने क्या क्या देख लिया? देखरेख और संरक्षण का सिद्धांत देख लिया हमने। इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? परिभाषा देख चुके हैं, गठन क्यों किया गया, उद्देश्य देख चुके हैं। फिर हम लोग किशोर न्याय बोर्ड के बारे में देख चुके हैं, विधि का उल्लंघन करने पर किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा उसको देख चुके हैं, और बाल कल्याण समिति के बारे में देख चुके हैं। अब देखिए, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता संबंधी प्रक्रिया। इस पर ये किस टाइप की प्रक्रिया है? बच्चों को कैसे पहुंचाया जाएगा, इस बात के लिए, मतलब बच्चे लोग को जो समस्या में है, जो प्रॉब्लम में है, वो लोगों को पहुंचाना है बाल संरक्षण गृह या बाल सुधार गृह, इस टाइप के संस्थान में ले जाना है। तो उसको कौन ले जा सकता है? ऐसे वर्बली कोई भी नहीं ले जा सकता, सीधा हम लोग पकड़ के चले गए इसको डाल दो ऐसे, ऐसा नहीं। कौन कौन ले जा सकता है? लोक सेवक, मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई संगठन, अब संगठन इसमें दोनों आते हैं, एनजीओ भी आता है और स्वैच्छिक संगठन भी आता है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से संगठन बनाया है तो उसको उसका वो भी मिलेगा, लाइसेंस भी मिलेगा। तो एक एनजीओ भी हो सकता है और एक स्वैच्छिक संस्था भी हो सकता है, स्वैच्छिक संगठन भी हो सकता है, ये लोग ले जा सकते हैं। बाल कल्याण अधिकारी जो है वो ले जा सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं वो लोग ले जा सकते हैं, डॉक्टर ले जा सकते हैं, नर्स ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डायरेक्टली उठा के ले जाए तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इन्हीं लोग का बस एक्सेप्ट किया जाएगा, इन्हीं का बात माना जाएगा। और अगर ऐसे कोई ले जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब में से कोई अगर मैं इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता हूँ और मेरे को कोई बच्चा ऐसा दिखा, मैं ले जाऊंगा उसको, तो वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, पहले जांच करेंगे कि जो बच्चा गया है वो सच में उसको आवश्यकता है कि मैं ऐसे ही जबरदस्ती पकड़ के ले गया हूँ। इस चीज़ का पहले वो लोग वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो सक्षम व्यक्ति रहेगा उसको सौंप देंगे। अब इसका भरण पोषण कौन करेगा? भरण पोषण और देखरेख राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी है। और अगर कोई एनजीओ ऐसा है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है तो उस एनजीओ का जिम्मेदारी कि वो अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे, जैसे अगर हो सकता है कोई एनजीओ ऐसा हो जो अनाथालय चलाता हो, तो वो संस्था जो है उसको मतलब उसके पास अगर ले गया गया है तो वो इसका भरण पोषण और देखरेख का काम करेगी। अब इसके बाद आते हैं पुनर्वास एवं समाज में पुनर्मिलन। देखिए, अगर मान लेते कोई बालक ऐसा है जिसने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, या कोई ऐसा है जिसने अपराध नहीं भी किया है, तो फिर भी तो वो बालक ही है, उसको समझ इतनी तो नहीं है समाज की कि क्या सही है क्या गलत, जानते रहता तो थोड़ा ना करता गलती, तो सही गलत को नहीं जानते रहते हैं। इसलिए उनको एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका, बहुत मौका देते हैं, एक बस मौका नहीं बहुत सारे मौके देते हैं कि वो समाज की मतलब विकास की जो धारा है उसमें वो भी सम्मिलित हो जाए। इसलिए उनके पुनर्वास का भी प्रबंध किया जाता है, समाज में पुनर्मिलन, फिर से समाज से जुड़े, ऐसा फिर से प्रबंध किया जाता है। तो इसमें क्या देते हैं? अवसर देते हैं। पहली बात तो अवसर दिया जाएगा, दूसरा दायित्व दिया जाएगा। अब दायित्व क्या है? दायित्व क्या है? जो अगर कोई ऐसा संगठन है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई परिवार ऐसा है जो चाह रहा है कि हाँ हम लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, या फिर कोई एनजीओ बोलता है कि हम इसका संरक्षण करने को तैयार हैं, या कोई समिति है, स्वैच्छिक संगठन है, तो अगर वो लोग अपने से ही दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं, खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उनको ये प्रदान किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दे दिए तो दे दिया, ऐसा वाला नहीं, पूरा प्रॉपर बीच बीच में जांच होते रहेगा कि कहीं वो हमसे ले तो लिए, कोई एनजीओ है मान लेते हैं, कोई एनजीओ के नाम से ले तो लिया लेकिन बाद में फिर उसके साथ गलत काम करवा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो इसकी जांच प्रॉपर होते रहती है कि उनका स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, ये सारा चीज़ को निगरानी में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं दत्तक ग्रहण के अंदर। दत्तक ग्रहण मतलब अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ लागू होगा, क्या क्या चीज़ वहाँ पर प्रोविजन है एक्ट में, उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो उसको धर्म के आधार पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब इस आधार पे कि इसका ओरिजिन, जो भी पर्सन है, कोई बच्चा है, उसका ओरिजिन कोई हिंदू है, ये हिंदू का बच्चा है, या मुस्लिम का बच्चा है, या सिख का बच्चा है, या ईसाई का बच्चा है, ऐसा वो लोग
आइडेंटिफाई करके नहीं करेंगे, वो बिना आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये इस धर्म, मतलब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो अडॉप्ट कर रहे हैं। नो मुस्लिम, नो हिंदू, नो सिख, नो ईसाई, ऐसा ऐसा अडॉप्शन होना चाहिए। अब इसमें सहमति हस्बैंड और वाइफ दोनों की होनी चाहिए। अगर कोई दंपति है वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। अगर उनमें से कोई भी एक राजी नहीं है तो फिर एडॉप्शन का जो प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, नहीं दिया ही नहीं जाएगा, दत्तक पुत्र ही नहीं दिया जाएगा, पुत्र पुत्री जो भी नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई पुरुष कोई दत्तक ग्रहण करना चाहता है, देखिए अगर कोई महिला अगर किसी बच्चे को अपना दत्तक पुत्र या पुत्री करके स्वीकार कर रही है तो वो कर सकती है। लेकिन अगर कोई पुरुष है तो वो बालक को अडॉप्ट कर सकता है लेकिन बालिका को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब ये अगर इसका तारीख जिस दिन दत्तक पुत्र को ग्रहण किया गया है उस दिन से वो जो दत्तक ग्राही जो ग्राही हैं वही इसके मम्मी पापा हैं और इसके जो जैविक माता पिता हैं जिनसे इसका ओरिजिन हुआ था, इनको सारे अधिकार मिल जाएंगे जिस दिन अडॉप्ट करेंगे। एडॉप्टेशन की तारीख से वो उनके असली माता पिता बन जाएंगे और जो रियल माता पिता हैं, जो जैविक माता पिता हैं, उनका पूरा जितना भी जो भी उनके राइट्स हैं, उनके सारे राइट्स उसी दिन से खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि बिना एक को खत्म किए दूसरे को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो बाद में आके नहीं बोल सकता कि मैंने ये मेरा बच्चा है, डीएनए टेस्ट करा के देख लो, तो डीएनए टेस्ट में सच में वो इन्हीं के बच्चे आएंगे। अगर अडॉप्ट इन्हीं के बच्चे रहेंगे तो फिर हो सकता है इन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन इनको अडॉप्ट कर लिया गया तो असली माता पिता कौन है? जो ग्राही है, जिन्होंने ग्रहण कर लिया है। ऐसा केसेस और भी होते हैं, जैसे फैमिली में अगर ऐसा होता है, फैमिली में कोई दंपति ऐसा है जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे, तो ऐसा होता है ना कि परिवार वाले कोई और दंपति अपने बच्चे को देता है कि ये आज से आपका बेटा है, ऐसे करके। अब पता चला बाद में वो बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बन गया या फिर बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, तो बाद में उसको क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये हम आपके माता पिता हैं। तो अगर मान लो उसमें से अगर दहेज मिल रहा है उसको, शादी में दहेज मिल रहा है, या फिर वो खुद भी बहुत कमा रहा है तो उसमें अधिकार मांगेंगे, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा। जो जैविक माता पिता रहेंगे उनके सारे अधिकार उसी दिन से खत्म हो जाएंगे जिस दिन दत्तक ग्राही लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं अन्य अपराध भी हो सकते हैं बच्चों के साथ। तो किस किस टाइप के हो सकते हैं? अगर कोई इसकी पहचान को सार्वजनिक करे, मान लेते हैं अगर कोई बच्चा है जिसने अपराध किया था, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं, अपना बाल सुधार गृह में है, वहां से वापस आया, उसके बाद अगर कोई आइडेंटिफाई कर दिया, कोई बता दिया, पूरा न्यूज़पेपर में छाप दिया या फिर डायरेक्टली ऐसे बता रहा है या मोबाइल के थ्रू बता रहा है, किसी भी माध्यम से अगर कोई पर्सन किसी की जो गोपनीयता है उस पर हमला कर रहा है तो फिर वो दंड का पात्र होगा। और उसको क्या दंड मिल सकते हैं? 6 माह तक की जेल, 2 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। ये प्रोविजन है पहचान करता, अगर पहचान को सार्वजनिक कर दिया जाए तो। इसके बाद देखते हैं बालक अगर जिस संरक्षक के अंतर्गत है या फिर नियंत्रण करता, ठीक है, संरक्षक या फिर जिसके ऊपर जिसका नियंत्रण है उस बालक के ऊपर, नियंत्रण करता में क्या आ जाएगा? जैसे हॉस्टल वार्डन के अंदर नियंत्रण में रहते हैं बच्चे वहाँ, तो अगर वो या फिर संरक्षक जो भी है अगर बालक के साथ किसी भी टाइप का क्रूर व्यवहार किए, क्रूरता किए, तो उसको 3 वर्ष तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये सब ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने जुर्माना क्या है और कितना सजा मिलेगा, ये सब पूछा जा सकता है। तो इसको याद करेंगे 3 वर्ष 1 लाख। भीख मंगवाता है अगर कोई तो उसको 5 वर्ष की जेल, 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों। अगर अंग विच्छेद कर देता है, जैसे भीख मंगवाने के लिए किसी का कोई क्या रहता है जिसका दयनीय दशा देखते हैं हम लोग उसी के लिए ज़्यादा थोड़ा भावुक हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा दे देते हैं या फिर थोड़ा कम पैसा ज़्यादा पैसा जैसा भी।
तो अगर हम लोग किसी का जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर मतलब ऐसा अंग विच्छेदित है, तो हम लोग ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, पैसे दे देंगे। तो ये चीज़ को ये लोग जो भीख मंगवाने का जो ये जो ऐसा करते हैं, काम गलत काम करते हैं, वो लोग इस चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, तो अंग विच्छेदित कर देते हैं, काट देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं और भीख मंगवाते हैं फिर। तो ऐसे वाले केसेस में 10 वर्ष का जेल होगा और 5 लाख तक का जुर्माना। अगर कोई किसी बच्चे को मादक द्रव्य का सेवन करवा रहा है, अब मादक द्रव्य में बहुत सारी चीज़ आते हैं, शराब भी आती है, तंबाकू भी आता है, सिगरेट भी आता है, तो ये सब का अगर कोई सेवन करना सिखा रहा है, बार बार दे रहा है उसको स्वापक औषधि जैसे ड्रग्स, ठीक है, तो ये सब का अगर वो उसको आदत डलवा रहा है, तो ऐसे पर्सन को कितना 7 वर्ष तक की जेल, 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई बच्चे को बंधुआ मजदूर बनवा दिया, बंधुआ मजदूर मतलब क्या होता है, जिसको पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, जो पैसा दिया जाता है कम कम मतलब बांध के रख देते हैं अपने संगठन में कि हाँ तुम्हें यही काम करना है, ऐसा करके, तो वो भी अधिकारों का आनंद है। तो बंधुआ मजदूर के केस में 5 वर्ष तक का जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। इसके बाद आते हैं बाल बालक देखरेख संस्था। बालक देखरेख संस्था में अगर जो भी उसका बाहर साधक है, मतलब जो भी वहाँ का अधीक्षक है, अगर वो जानबूझ के ऐसा कुछ करता है, तो मतलब जानबूझ के उनके अधिकारों का हनन करता है या फिर उनको परेशान करता है, किसी भी टाइप का दुर्व्यवहार करता है उनसे, तो क्या होगा, एक बार नहीं, अगर बार बार कर रहा है, अगर एक बार कर रहा है तो भी, और अगर बार बार कर रहा है, जैसे एक बार किया तो उसको 3 महीने का जेल होगा और जुर्माना होगा या फिर दोनों, और अगर बार बार कर रहा है तो हर बार के बराबर उतना जुर्माना मतलब उतना दंड दिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।